गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। और कैसा रहा आप सबका रिजल्ट? आई होप अच्छा रहा होगा, सब अच्छे से चल रहा होगा। तो अब टाइम आ गया है सितंबर के लिए कमर कसने का। ठीक है। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन के बीच के डिफरेंसेस। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में दो कॉन्सेप्ट कवर किए थे, एक था एंटिटी कॉन्सेप्ट और एक था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्रक्स में बोलूं तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता था कि ओनर बिजनेस से सेपरेट होता है, ठीक है, या बिजनेस इज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता था कि बिजनेस में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसको मनी के टर्म्स में वैल्यू किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी और द पोजीशन ऑफ द एंटिटी, राइट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता था। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जिन चीजों को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करते उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज, स्किल्स, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। तो आज हम अपनी क्लास को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है वो है पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? कॉन्सेप्ट का नाम कॉन्सेप्ट का नाम है, कलर चेंज कर, कॉन्सेप्ट का नाम है पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो। क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड का। As per going concern concept, an indefinite life of the entity is assumed। पढ़ लो, अभी मैं इसको समझा दूंगी एग्जाम्पल से, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण हम ये मानते हैं किसी भी एंटिटी की जो लाइफ होगी वो क्या होगी? इनडेफिनेट होगी, मतलब चलती ही रहेगी, बंद नहीं होगा। फॉर अ बिजनेस एंटिटी इट कॉज इनकन्वीनियंस टू मेजर द परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होगा? बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होगा? इनकन्वीनियंस होगा। क्या होगा? It causes inconvenience to measure the performance achieved by entity in the ordinary course of business। तो ये बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है। चलो, अभी क्या कह रहा है हम इसको समझ लेते हैं। अभी आपने पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़ी और आधा गया दिमाग में और आधा नहीं गया। पढ़ लेते हैं पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या। राइट, हमारे जो भैया थे, कौन थे हमारे भैया? हमारे भैया का नाम था मिस्टर रॉकी। मिस्टर रॉकी था। इन्होंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका नाम था फूड कॉफी हाउस। क्या था? फूड कॉफी हाउस। इस नाम से बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इन्होंने इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है? इसमें इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे 20 लाख रुपए, और 20 लाख इन्वेस्ट करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब देखो, मिस्टर रॉकी ने पैसे इन्वेस्ट करके जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो मिस्टर रॉकी का क्या रहा होगा कि भाई ये जो बिजनेस है क्या रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा 6 महीने बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं बंद कर दूंगा। तो अब इसके परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे, है ना? बिजनेस तो चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो अब आपको क्या करना है? आपको इसकी परफॉर्मेंस तो मेजर करनी है ना। परफॉर्मेंस को मेजर करना ही है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना? बिजनेस प्रॉफिट में है कि बिजनेस लॉस में है, ये तो आपको पता करना ही है, करना है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिजनेस तो चलता रहेगा, जैसे चल रहा है चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिजनेस है ना, जो लंबे समय तक चलता रहेगा, हमें नहीं पता कब तक चलता रहेगा, तो चलता ही रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, है ना, एक पीरियोडिकल फॉर्मेट में बांट देते हैं। और यहां से लेके यहां तक का जो होगा, यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी यानी इसकी मैं कहूँ परफॉर्मेंस और पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, उसको मेजर करेंगे। तो इसको हम जो छोटे छोटे पीरियड में बांटते हैं, इसको हम एक छोटे छोटे पीरियड में बांटते हैं, पीरियड में बांटते हैं। ये पीरियड क्या है, 1 ईयर। हम क्या करते हैं, एक एक साल के पीरियड में बांट देते हैं, ये अलग ईयर, ये ऐसे ही दूसरा ईयर, ये इसका तीसरा ईयर, इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। और हर साल हम इसका परफॉर्मेंस एंड पोजीशन मैनेज करते रहते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या हमारा बिजनेस लॉस में। एक बात आप खुद सोच के देखो कि मिस्टर रॉकी जो है, मिस्टर रॉकी कहें कि मिस्टर रॉकी ने आज बिजनेस स्टार्ट किया मान लो 2024 में, और कहे कि भाई ये मेरा बिजनेस मैं 20 साल चलाऊंगा कम से कम, या 20 साल बिजनेस चलेगा। तो मान लो इनका बिजनेस 2044 में, ये आज से 20 साल बाद बैठे अब कहेंगे अब मैं मेजर करूंगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है, ठीक है, या मेरी पोजीशन क्या रही बिजनेस की। देखो बताओ 20 साल बाद किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने अगर आप बैठोगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। 20 साल से अगर कोई चीज गलत होते आ रही होगी आपके बिजनेस में, चाहे वो किसी तरह का फ्रॉड या एरर होते आ रहा हो, या और किसी तरह की स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ रही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप चीजों को क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं हो सकता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में पीरियड में बांट देते हैं। और ये जो पीरियड है ना, इसी पीरियड में बांटने के काम को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से हैं। क्यों बांटा जाता है, ताकि हम परफॉर्मेंस को और पोजीशन को मेजर कर सकें। अब जो थ्योरी पढ़ी थी उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो समझ आ जाएगा। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसे दोबारा पढ़ोगे तो अब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ, तो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। क्यों बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हम जो लाइफ होती है उसको छोटे छोटे पीरियड में बांटते हैं। जनरली जो पीरियड होता है वो कितना लंबा होता है, 1 साल का होता है, राइट। और 1 साल का ये जो पीरियड होता है, 1 साल का ये जो पीरियड होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 साल का ये जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता कब तक है, 31 मार्च तक, है ना। चलता है कि नहीं चलता है, 1 अप्रैल से पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसको थोड़ा अच्छे से ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है ना, ये डेफिनेट है। ये पीरियड आपका कब चलेगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा, ये एक डेफिनेट पीरियड है। और इसमें हम अपने बिजनेस की लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस कब चलेगा, इनडेफिनेट लाइफ तक चलता रहेगा, हमें पता ही नहीं है, चलता ही रहेगा अनंत काल तक। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनंत काल तक। तो ये बिजनेस एंटिग्रिटी के लिए इनकन्वीनियंस है ना, कि वो मेजर कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। मैंने अभी बोला था आप 2024 में बिजनेस स्टार्ट करो और कहो कि मैं आज से 20 साल बाद यानी 2044 में, यहाँ से 20 साल बाद अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा, तो क्या इजी होगा, नहीं होगा ना, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है ना। एंटिटी के लिए एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सामान्य बिजनेस में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। आई होप अभी आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, इफ अ टेक्सटाइल, एक टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, जो लास्ट हो गई 100 ईयर्स में, इट इज नॉट डिजायरेबल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजिशन ओनली द एंड ऑफ इट्स। एक बात बताओ, एक टेक्सटाइल बिजनेस है जिसकी लाइफ है 100 साल की, ठीक है, टेक्सटाइल की जो मिल चल रही है। अब अगर उसका मालिक एक है जिसने वो मिल को स्टार्ट किया है, उसका मालिक मान लो मैं कह रही बहुत कम उम्र में, 15 साल की उम्र में भी उसने मिल को अगर स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और उसकी लाइफ अगर 100 साल है, यानी कि जब वो 115 साल का होगा
तब इस मिल को 100 साल पूरे होंगे, राइट। मतलब मिल तो चलती रहेगी, लेकिन ये बंदा राम राम बोल चुका होगा, राम नाम सत्य हो चुका होगा, इस बंदे का हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा, ठीक है। इसका तो राम नाम सत्य हो ही चुका होगा, लॉ बदल चुके होंगे 100 साल में, टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी 100 साल में, और पता नहीं ना जाने कितना सब कुछ बदल चुका होगा 100 साल में। क्या ये पॉसिबल है कि भाई टेक्सटाइल मिल की लाइफ तो 100 साल है, इसलिए हम परफॉर्मेंस को 100 साल बाद मेजर करेंगे? नहीं डिजायरेबल ना। तो इट इज नॉट डिजायरेबल, लिखा भी है, इट इज not desirable to measure its performance as well as financial position only end of its business life. इसलिए क्या करते हैं, small but workable fraction of time is chosen out of infinite life cycle of the business entity for measuring performance and looking at the financial. इसलिए क्या करते हैं, वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम चूज करते हैं। तो जो वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम चूज करते हैं वो कितने का होता है, वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो हम चूज करते हैं वो हमारा होता है 1 साल का, 1 ईयर का होता है ना। जनरली 1 ईयर पीरियड, देखो लिखा भी है, जनरली 1 ईयर पीरियड इज टेकन अप फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाउएवर इट मे आल्सो बी 6 मंथ, 9 मंथ और 15 मंथ। सम टाइम में 6 महीने का हो सकता है, अगर आप बिजनेस मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट कर रहे हो तो 6 मंथ 9 मंथ हो सकता है, सम टाइम से 15 मंथ भी हो सकता है। So according to this concept, account should be prepared after every period and not at the end of the life. बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो कब करेंगे, आफ्टर एवरी पीरियड, यानी एंड ऑफ पीरियड, जो कब होता है 31 मार्च, एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। लाइफ, एंटिटी की लाइफ खत्म हो जाने के बाद नहीं करेंगे। हम जनरली क्या फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। Thus, for performance appraisal, it is not necessary to look into revenue and expense of unduly long time frame. This concept makes accounting system workable and the term accrual meaningful. If one thinks of indefinite time frame, nothing will accrue. देखो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको समझ में आएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट से होता क्या, फायदे क्या क्या होते हैं, अब इंपॉर्टेंट है क्या क्या फायदे हैं, देखो। कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट जॉब पीरियड्स, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट पीरियड के, यानी कि अगर आपने 2024 में बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 2024 का बनाया होगा, ठीक है, और एक 2025 का आपने बनाया होगा, राइट। आपने इसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे और आपने इसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे। तो अब आप इसकी पोजीशन प्रॉफिट को के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो, इसकी पोजीशन को की पोजीशन से कंपेयर कर सकते हो। तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट पीरियड के कंपेयर कर सकते हो। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड एसेट ऑफ द बिजनेस। ये एक यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों है, पीरियड कितने का है, पीरियड क्या है, पीरियड 1 ईयर का है ना, हर साल, ये हर 1 साल बाद आप करोगे, यूनिफॉर्म पीरियड है। और कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि एवरी ईयर करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं मैंने 2024 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे इसलिए मैं 2025 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, आपको हर साल बनाने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म है क्योंकि फॉर पीरियड जो क्या है वो डेफिनेट है 1 ईयर, और कंसिस्टेंट है क्योंकि हर साल करना पड़ेगा, ठीक है। मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी हम आगे पढ़ेंगे। बिजनेस में क्या होता है, हम जब भी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैचिंग करते हैं पीरियड रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है, फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। वो भी आसान हो जाता है, क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पीरियड है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा जो पीरियड है वो मान लो अप्रैल से मार्च तक का है, तो हमें ये पता है कि हमें इसी पीरियड के बीच के रेवेन्यू लेना है और इसी पीरियड के बीच के एक्सपेंस लेना है टू डिटरमाइन प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर हमारा पीरियड डेफिनेट नहीं होता, पीरियड डिफाइन नहीं होता, कब से कब तक का रेवेन्यू लेते या कब से कब तक का एक्सपेंस लेते अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, तो ये क्या हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ये हमारे
तीन चीजों को फैसिलिटेट करता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये कंप्लीटली जो बिजनेस का लाइफ स्पेन है उसको छोटे छोटे वर्केबल पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। और इसके तीन फायदे होते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट ईयर्स के, यूनिफॉर्म में कंसिस्टेंसी आ जाती है, साथ ही साथ मैचिंग प्रिंसिपल जो आपका है, यानी आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी मैच कर सकते हो। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जिनको थोड़ा भी इसमें डाउट क्या है, अभी हम आज ही की क्लास में लगभग कवर कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। राइट, चलिए, तो ये तो हो गया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलो, इसको बोलते हैं अक्रूवल। क्या भला है ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट? देखो, अकाउंटिंग करने के दो तरीके, अकाउंटिंग करने के ना दो तरीके। एक तरीका कहलाता है कैश बेसिस, एक कहलाता है अक्रूवल बेसिस। एक कहलाता है केस बेसिस, कैश बेसिस, और एक कहलाता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग होती है बेस्ड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ, ठीक, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है बेस्ड ऑन occurrence of event and, अगर अब किसी को समझ ना आया हो तो परेशान मत होना, ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ टाइप का बना दिया है डिफरेंस समझाने का, ठीक है। अब मैं इसको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, राइट, चलो। राइट, पहले मैं बात करती हूँ, हमारे रॉकी चला रहे थे ना CCW, तो रॉकी चला रहे थे, मिस्टर रॉकी ने क्या किया, एक तरफ अपन कैश में देखेंगे क्या होगा और एक तरफ अपन देखेंगे अक्रूवल में क्या होगा, ठीक है। हम पहले कैश की बात, कैश तो होता है अक्रूवल, चला रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेज की, इन्होंने क्या की, इन्होंने परचेज की, इन्होंने परचेज की, ये परचेज करके आए, है ना, ये परचेज करके आए 5 लाख रुपीज, तो ये परचेज करके आए 5 लाख रुपए की परचेज करके आ, और इन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दी, इन्होंने पेमेंट भी कर दी। इन्होंने कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए की परचेज कर रहा हूँ, तो दुकान ने कहा आप 5 लाख की परचेज कर रहे हो, कुछ तो पेमेंट कर जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी आपको 2 लाख रुपए दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? मैं आपको अभी 2 लाख रुपए दे देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाएंगे कैश बेसिस में, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ पेमेंट, जो कितने की है, 2 लाख रुपए की। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ पेमेंट जो हम करके आ रहे हैं 2 लाख रुपए। हम अपने परचेज सेक्शन में अगर मुझे हमें रिकॉर्ड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना होगा ऐसे कुछ बना, मतलब बैलेंस शीट या P&L बना के, तो मैं यहाँ पे डालूंगी परचेज और लिखूंगी 2 लाख। क्या लिखूंगी? 2 लाख रुपए। मैं ये कहूंगी कि मैंने 2 लाख की परचेज करी। एक्चुअल में परचेज कितने की? 5 लाख की। लेकिन हम यहाँ पे किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट के बेसिस पे। हमने पेमेंट कितनी करी है? 2 लाख की। हमने रिकॉर्डिंग कितने की करी? 2 लाख की। तो मान लो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है,
वैसे बता दूं, कैश सिस्टम पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, इसको हटा ही दो, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, परचेज रिकॉर्ड करूंगी मात्र 2 लाख रुपए। अब यही अक्रूवल सिस्टम पे हुआ। अक्रूवल सिस्टम में अगर ये परचेज करके लाता, अक्रूवल सिस्टम में भी इसने परचेज करी, तो रॉकी ने 5 लाख की करी, अगर यही चीज अक्रूवल सिस्टम पे होती तो क्या होती, परचेज की, ठीक है, और इसने पेमेंट करी कितने की, 2 लाख की करी। अब अक्रूवल सिस्टम क्या कहते हैं, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अब मैं बात करूं तो परचेज तो एक्चुअल में हो गई ना, परचेज तो एक्चुअल में हो गई 5 लाख रुपए की, पेमेंट आपने अभी भले 2 लाख की करी है, लेकिन बाद में आप बाकी के 3 लाख की पेमेंट तो करेंगे ना। तो मैं तो परचेज को कितने की रिकॉर्ड करूंगी, मैं परचेज को रिकॉर्ड करूंगी 5 लाख रुपए की। ये होता है अक्रूवल। अक्रूवल कहता है अकरेंस बेसिस पे रिकॉर्ड करो, और कैश कहता है पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करो। तो ये बेसिक चीजें समझ में आपको आ गई। तो अगर आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक में, तो आपकी बुक में परचेज रिकॉर्ड होगी मात्र 2 लाख की, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे करोगे तो रिकॉर्ड होगी 5 लाख। चलिए पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे। The effect of transactions and other events are recognized on mercantile basis. mercantile basis का मतलब क्या होता है, when they occur, जब वो हो रहे हों, and not as cash or cash equivalent is received or paid. मैंने आपसे यही कहा था, यहाँ पे जब मैंने आपको लिखवाया है, मैंने कहा रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग किसके बेस्ड होती है, अकरेंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, नॉट ऑन द not based on receipt, payment of कैश। पेमेंट या रिसिप्ट पे बेस नहीं होती, भाई ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है, एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड में, रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो कैश बेसिस में कितनी परचेज रिकॉर्ड होगी, ओनली 2 लाख रुपए, जबकि अक्रूवल बेसिस पे वही परचेज आपको कितने की दिख रही होगी आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो वही कह रहा है रिकॉर्ड किया जाता है एंड दे आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है। आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared on accrual basis informs users not only of past events, सिर्फ past events के बारे में नहीं बताती, साथ में past events involving payment, जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व था सिर्फ उसके बारे में नहीं बताती, बट ऑल्सो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, और किसके बारे में बताती है, बट ऑल्सो ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर एंड of resources that represent cash to be received in future। हमें साथ ही साथ ये भी बताती है कि हमें फ्यूचर में कितना कैश पे करना है और कितना कैश हमें रिसीव होगा, ये भी हमें बताती है। चलो मैं इसी एग्जांपल में बात करती हूँ, एग्जांपल को ध्यान से देखो अक्रूवल वाले को, ठीक है। एक बात बताओ, परचेज आपने कितने की करी, 5 लाख की, पेमेंट कितने की करके आए, 2 लाख की, यानी रिमेनिंग पेमेंट कितना है, रिमेनिंग पेमेंट मतलब, यानी कि आपका जो पेबल अमाउंट है वो कितना है, पेबल अमाउंट कितना है जो आपको पे करना है, पे तो करना ही पड़ेगा ना सप्लायर को, पेबल अमाउंट है 3 लाख रुपए, ठीक है। और ये पेबल है, जो अमाउंट पेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है, राइट, ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी शो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, है ना, बैलेंस शीट में एज ए करंट लाइबिलिटी शो हो रही होगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो देखो वही लिखा है ना यहाँ पर,
ये क्या बताता है, ऑल्सो ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश, क्या ऑब्लिगेशन पे करना है कैश में इन फ्यूचर में, वो भी हमें बताता है। जैसे मैं बैलेंस शीट देखूंगी मुझे अमाउंट दिखेगा, ठीक है, और वहां पे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, बुक में लिखा होगा, या तो ट्रेड पेबल लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, या ट्रेड पेबल नहीं लिखा होगा तो क्रेडिटर्स लिखे होंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ हाँ इसको क्रेडिटर्स को इतना पैसा देना है, राइट। इसके साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, कैसे देखो, ये सीसीडब्ल्यू वाले जो हमारे रॉकी भैया थे, मिस्टर रॉकी थे, क्या मिस्टर रॉकी थे क्या, जो सीसीडब्ल्यू का बिजनेस चल रहा था, इन्होंने क्या किया था, एक मैरिज में अपनी सर्विसेज दी थी, अब मैरिज में सर्विस दी थी तो इनको पेमेंट भी बल्क में मिलना था, कॉपी इन्होंने अपनी प्रोवाइड करी थी, तो इनका जो मैरिज में सर्विस का देने का ये हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो ये हुआ था, अच्छी खासी बड़ी मैरिज थी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 लाख रुपीज का, मिनिमम 3 लाख मान लो, अमाउंट बहुत सिमिलर ना हो जाए, इनका अमाउंट क्या हुआ था, 3 लाख रुपए का हुआ था, ठीक है, तो एक शादी में इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी थी, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 लाख रुपए का, पार्टी ने कहा था कि आप आओ हमारे इस मैरिज रिसेप्शन में अपना कॉफी बेचो, मतलब बेचो नहीं, मतलब कॉफी हमारे रिलेटिव्स को पिलाओ, ठीक है, और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम 3 लाख रुपए आपको देंगे, ठीक है, तो इनको जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, मान लो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे मिस्टर रोहान को, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं मिस्टर रोहान को, मिस्टर रोहान ने कहा था ठीक है, 3 लाख रुपए में इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था, कितने में एग्रीमेंट हुआ था, इनके बीच एग्रीमेंट था 3 लाख रुपए, रोहान ने कहा था मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। अब हुआ क्या, ये जो शादी फंक्शन वगैरह होना था ये सब हुआ होना था मार्च 15 के आसपास फंक्शंस थे इनके, और ये सब तय हो गया। अब मिस्टर रोहान ने क्या किया, मिस्टर रोहान रोहान है सॉरी मिस्टर रोहान ने पे कर दिया रुपीज 1 लाख, ताकि आप 1 लाख की पेमेंट ले जाओ, बाकी के जो पेमेंट है ना, ठीक है, जो रिमेनिंग पेमेंट है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग आप जो बचा हुआ है अभी आप 1 लाख ले जाओ, ठीक है, 1 लाख की पेमेंट ले जाओ, मिस्टर रोहान ने 1 लाख की पेमेंट कर दी। अब मिस्टर रॉकी को कितना रिसीवेबल कितना है, 2 लाख रुपए, है ना, ये 2 लाख रुपए जो है ये मिस्टर रॉकी को लेने हैं, किससे, मिस्टर रोहान से, ठीक है, मिस्टर रोहान से मिस्टर रॉकी को 2 लाख रुपए लेने हैं। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगी ना, है ना, अब जब बैलेंस शीट बनेगी, अब जब होगा तो क्या होगा, ये एक पीएनएल बनेगा, है ना, और ये एक बैलेंस शीट बनेगी, राइट। तो यहाँ तो रेवेन्यू में कितना दिखाएंगे रॉकी जी, रेवेन्यू में रॉकी जी तो दिखाएंगे पूरा 3 लाख रुपए, वो पूरा 3 लाख रुपए दिखाएंगे, तो मैंने मिस्टर रोहान को पूरी सर्विस प्रोवाइड कर दी 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए दिखाएंगे। साथ ही साथ बैलेंस शीट में असेट साइड पे वो अपने रिसीवेबल भी दिखाएंगे, क्योंकि भैया पैसे लेने हैं, और जब भी पैसे लेने होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारे असेट है, रिसीवेबल क्या है, मतलब पैसे लेना है, पैसे लेना है, पैसे लेना है मतलब, ठीक है, और शॉर्ट टर्म असेट्स है इसलिए ये करंट असेट है, तो हमने किधर दिखा दिया, बैलेंस शीट में दिखाया रिसीवेबल को असेट की तरह। अच्छा, समझ में आ गया, रिसीवेबल दिखाएगा कैश बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए के, और साथ ही साथ जो कैश रिसीव हो गया उसको दिखाएगा 1 लाख, राइट, समझ में आ गया। तो किस तरीके से हमें पता चल जाएगा, जैसे हम बैलेंस शीट उठाएंगे तो हमें दिखेगा, अच्छा, या तो हमें रिसीवेबल्स से दिखेगा या डेटर से दिखेगा, दो तरीके से दिख सकता है ना, दो नाम से, इंडिया में डेटर्स के नाम से ज्यादा शो करता है, ठीक है, और विदेशों में वो रिसीवेबल या पेबल्स के नाम से ज्यादा शो करता है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम बैलेंस शीट उठाएंगे, अच्छा तो इतना पैसा लेना है और इसको इतना पैसा देना है, हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो अक्रूवल सिस्टम से हमें चीजें पता चल जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा अक्रूवल सिस्टम से, हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस, अक्रूवल सिस्टम प्रोवाइड पिक्चर्स not only what we have actually paid,
तो हमें ये भी तो पता चल रहा है कि कैश हमने पे कर दिया है 1 लाख का, ये भी हमें पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि पता नहीं चला, हमें ये भी पता चला कि हमने 1 लाख का कैश पे कर दिया है पास्ट में, हमें ये भी पता चल रहा है कि हमने 3 लाख का रेवेन्यू कमाया पास्ट, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि 2 लाख का ये जो पैसा है ना वो हमें फ्यूचर में देगा, राइट। वही ये कह रहा है, ऑल्सो ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर एंड रिसोर्सेज दैट रिप्रेजेंट कैश टू बी इन फ्यूचर। चल आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। To understand accrual assumptions, knowledge of revenue and expense is required. Accrual के assumption को समझने के लिए revenue and expense की जो knowledge है वो required है। चलो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Revenue is gross inflow of cash. Revenue क्या है? Gross inflow of cash. Receivables and other consideration arising in the course of ordinary business, या और कोई consideration arise हो रहा है in the ordinary course of business, in the course of ordinary activity from sale of goods or from rendering service from the use of, चल जा भाई, चलो ठीक है। gross inflow of cash, receivable या और कोई consideration arise हो रहा है in course of ordinary activities of an enterprises from sale of goods, चाहे वो sale of goods की वजह से हो, ठीक है, या फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, कोई आप सर्विस रेंडर कर रहे हो उसकी वजह से हो, या द यूज बाय अदर्स एंटरप्राइज रिसोर्सेज, या आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में, रॉयल्टी के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में कोई इनकम हो रही हो, वो सब की सब क्या है? रेवेन्यू है। तो एक बार समझ लेते हैं। देखो आप रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीजों को तो दिक्कत हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बहुत सिंपल है ना। रेवेन्यू तो बहुत सिंपल है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? सेलर, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर, जो भी है, कंप्लीटेड इट्स ओन ऑब्लिगेशन। सेंटेंस देता है, ठीक है, क्या है? जब सेलर या सर्विस प्रोवाइडर अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दे। फॉर एग्जांपल आप गए, ठीक है, एक दुकान पे गए, शॉप पर गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की शॉप थी, वहां आप जाकर क्या हुआ, आपने कहा कि सर ये पर्टिकुलर फ्रिज खरीदना है, मुझे पसंद आ गया, आप इसको मेरे घर पे पहुंचा दीजिए। उसने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप पैसे दे जाइए, फ्रिज कल तक आपके घर पहुंच जाएगा। तो उस जो सेलर है ना, उसकी ऑब्लिगेशन कब कंप्लीट होगी पता है? जब वो फ्रिज आपके घर पहुंचा देगा। ऐसा नहीं है कि आप गए, आप वहां पैसे दे आए, डेफिनेटली आप पैसे दे आए हो ना, आप पैसे दे आए, मतलब ये मैं कहूँ एक सप्लायर है, मतलब सेलर है, और ये बायर है। बायर ने को क्या खरीदना था? फ्रिज खरीदना था सेलर से, ठीक है। वो फ्रिज की कॉस्ट मान लो 25,000 थी, एक नॉर्मल डेली यूज फ्रिज था, 25,000 का फ्रिज था। बायर ने पसंद किया, सेलर ने बोला एक काम करिए आप पैसे जमा कर जाइए। बायर ने पैसे जमा कर दिए, बायर ने कहा ठीक है आप ले लो, 25,000 की मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप ये जो फ्रिज है, ये जो फ्रिज है ये मेरे घर डिलीवर कर देना। क्या कर देना? डिलीवर कर देना। सेलर बोलता है मैं डिलीवर कर दूंगा, कल आपके घर फ्रिज डिलीवर। तो जब तक सेलर ये फ्रिज डिलीवर नहीं कर देता बायर को, क्या सेलर की ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सेलर की ऑब्लिगेशन तभी कंप्लीट होगी जब ये फ्रिज डिलीवर हो जाएगा तो बायर को। जैसे ये फ्रिज डिलीवर कर देगा सेलर, वो अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देगा, और जैसे ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देगा वो इस सेल को अपनी बुक
रिकॉर्ड कर लेगा, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, यानी ऑब्लिगेशन कंप्लीट होना जरूर। मान लो इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या होता, सेलर आता, बायर आता, सेलर किसे कहता है फ्रिज पसंद करना है, 25,000 का फ्रिज पसंद करता, और सेलर कहता आप पैसे दे दो, बायर कहता एक काम करो, अभी आप मेरे से 15,000 रुपए ले लो, 15,000 रुपए आप रख लो, और जो रिमेनिंग पेमेंट है मैं आपको 1 वीक बाद कर दूंगा। सेलर कहता है ठीक है, सेलर क्या कहता है, ठीक है। ठीक है, फ्रिज की कॉस्ट 25,000 है ना, याद रखना, मैं इधर लिख देती हूँ। जो फ्रिज का प्राइस है वो कितना है, वो 25K का है। अब बायर ने क्या बोला है कि आप 15,000 रुपए ले लो, ठीक है, और बाकी की जो पेमेंट है ना, बाकी की जो पेमेंट है 10,000 की, मैं वो आपको बाद में पे करूंगा। क्या करूंगा, पे करूंगा आफ्टर अ वीक, आफ्टर ए वीक मैं आपको पेमेंट करूंगा। सेलर ने फ्रिज पहुंचा दिया, सेलर ने फ्रिज पहुंचा दिया। अब देखो रेवेन्यू क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, सेलर अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, जब उसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देगा। तो सेलर ने तो फ्रिज पहुंचा के अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, तो वो अपना रेवेन्यू 25,000 रिकॉर्ड कर सकता है। अगर आप देखोगे तो इस 25,000 के रेवेन्यू में मात्र 15,000 उसको कैश में रिसीव हुआ है, ठीक, और 10,000 क्या है, रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल है, जो कि उसको फ्यूचर में मिलेगा। वही बात इन्होंने यहाँ लिखी है ना, वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल। क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश है और रिसीवेबल है। इसके अलावा अगर कोई और कंसिडरेशन मिल रहा होता, मतलब बायर कोई पुराना फ्रिज देके जाता, एक्सचेंज कराता, तो हम वो भी उसको रेवेन्यू में एडजस्ट करते, ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट अभी आप बहुत सिंपल समझो, जो कैश मिल गया या जो नहीं मिला वो सब का सब रेवेन्यू है। जैसे ही सेलर अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी बिजनेसमैन है, जो एंटिटी है, वो कोई पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उससे उसको रॉयल्टी मिल रहा है, बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर मार्केट में लगा दिया, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारी भी उसके रेवेन्यूज है। ठीक है, समझ आ गया। चल आगे, आगे क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड क्लॉथ मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, उन्होंने मिस्टर एक्स ने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 50,000 इन्वेस्ट किया, और उस 50,000 इन्वेस्ट करके 50,000 के मर्चेंडाइज खरीद, और उन्होंने इसको सोल्ड भी कर दिया 60,000 रुपए का। मर्चेंडाइज सोल्ड कितने कर दिया, 60,000 का। कस्टमर पेड हिम 50,000, कस्टमर ने पे कितने का किया, 50,000 कैश में पे किया, और एश्योर किया कि वो पे करेगा 10,000 शॉर्टली, 10,000 शॉर्टली पे करेगा। अब बताओ उसका रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, देखो मैंने आपको अभी अभी बताया रेवेन्यू क्या होता है, जो कैश मिल गया। रेवेन्यू क्या क्या होता है, जो कैश मिल गया, कैश कितने का मिल गया, 50,000 का मिल गया, ठीक है, और जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल कितने का है, 10,000 का, तो रेवेन्यू कितने का हो जाएगा, 60,000 का। तो क्या है, हिज रेवेन्यू, क्या लिखा है, हिज रेवेन्यू हिज रेवेन्यू इज 60,000, लिखा भी है ना। It arose in the ordinary course of cloth business. X received 50,000 in cash and 10,000 by way of the, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल कहते हैं, an electricity supply undertaking supply electricity spending 16 lakh for fuel, wages and collect electricity bill in 1 month 20 lakh by way of this is also revenue which arose from bidding services। क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, ठीक है, उसने कितना खर्चा किया, 16 लाख रुपए खर्च किए फ्यूल पर, वेजेस पे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के कलेक्शन पे, ठीक है, और उसने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना इकट्ठा किया, 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू है, जो सर्विस रेंडर करके आपको मिली है। समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, हम समझा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में आए। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, चलो एक्सपेंसेस का मतलब देखते हैं।
क्या है? एक्सपेंस इज अ कॉस्ट relating to the operation of an accounting period or to the revenue earned during the period or the benefit of which do not extend beyond that period. ठीक है? रेवेन्यू क्या है? कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंटिंग पीरियड में ऑपरेट करने के लिए आपने क्या कॉस्ट इंकर करी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। राइट राइट। इसके साथ साथ रेवेन्यू, या फिर आप उस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या क्या खर्चे किए, ठीक है ना? रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपने क्या क्या खर्चे किए, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है? या ऐसा कोई बेनिफिट जो आपने डिराइव किया जो 1 साल से ज्यादा का नहीं है, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। बड़ी बहुत सारी चीजें बता दी, अब जरा समझ लेते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। थोड़ा सा अक्रूवल कॉन्सेप्ट लंबा है, अक्रूवल के बाद लंबा चलेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, के बाद के कॉन्सेप्ट इतने लंबे नहीं चलेंगे, है ना? चलो, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, बात करूं, क्या होते हैं एक्सपेंसेस? होता है जिसका बेनिफिट आपने ले लिया है ना? क्या होता है? जिसका बेनिफिट आपने ले लिया। इसके बेनिफिट को आपने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखे हो, ठीक है? आपने क्या किया? आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी हो, ये बिल्डिंग है और आपने इसको रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है? बिल्डिंग है, रेंट पे ले हुआ है, अब आप इसका रेंट पे करते हो। रेंट जनरली एडवांस पे होता है, ठीक है? तो मान लो ये 1 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, आपने रेंट पे किया 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000। तो क्या आप यहाँ एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो? क्योंकि अभी तक आपने इसका बेनिफिट डिराइव नहीं किया। जब आप पूरे महीने उसको यूज कर लोगे तब जाकर आप उसका बेनिफिट कंज्यूम कर पाओगे। यानी कि इस एक्सपेंस को आप 30 अप्रैल को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। कब रिकॉर्ड कर सकते हो? 30 अप्रैल को एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो, 1 अप्रैल को एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मजा आ गया? 1 अप्रैल को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? जिसका बेनिफिट आपने ले लिया उसी को आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट चलो, जैसे कि और क्या? और द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब जैसे कि मान लो आपने परचेज की थी, आपने आपकी परचेज कितने की थी? 2 लाख रुपए की परचेज। आप बहुत अच्छे, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने सेल कर दी कितने की? 1,60,000। अब जो 1,60,000 की सेल करी उसमें जो कॉस्ट थी गुड्स की, कॉस्ट आपने 1,80,000 के गुड्स आपने जो बेचे हैं उनकी जो कॉस्ट थी वो थी 90,000 की। तो मुझे बताओगे प्रॉफिट क्या होगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रॉफिट क्या होगा? एनीवन? प्रॉफिट क्या होगा? मुझे बता सकता है प्रॉफिट क्या होगा? आपके पास 2 ऑप्शन है प्रॉफिट क्या होगा। एक तो है 40,000 और एक है 70,000। मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या है? देखो, जिनको भी ये लगता है कि 40,000 करेक्ट आंसर है, वो कंप्लीटली गलत है। प्रॉफिट हुआ है 70,000। क्यों? देखो, आपने सेल कितने की करी है? आपने सेल करी है 1,60,000 की, राइट? और 1,60,000 की सेल करने के लिए आपने कॉस्ट क्या इंकर करी है? कॉस्ट इंकर क्या करी है? ठीक है ना? कॉस्ट क्या इंकर करी है? 90,000 की तो कॉस्ट इंकर करी है। बाकी के तो गुड्स अभी भी, बाकी के जो गुड्स हैं 1,10,000 के, वो तो आपके पास ही है ना, वो तो आपने खर्चे करे ही नहीं, वो तो आपके पास ही पड़े। अगर मैं आपके पास पूछूं पूछूं तो परचेज कितने की थी?
2 लाख की परचेजेस थी, ठीक है। आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करी वो 90,000 की करी, राइट। तो आपके पास अभी भी तो 1,10,000 का माल बचा हुआ है, बचा है कि नहीं, मुझे बताओ, मुझे बताओ। आपके पास 1,10,000 का माल अभी भी बचा हुआ है, बचा है ना। तो ये जो सामान बचा हुआ है ये क्या है, असेट है। ये क्या है, असेट है। दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहो, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में कर रखा है वो क्या होती है, असेट ही होती है। ये भी तो आपकी असेट ही है ना। ये भी तो आपकी क्या है, असेट ही है ना। और आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट 70,000 है। तो हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया हम उसी को एक्सपेंस मानते हैं, उसी को एक्सपेंस मानते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये बोलो सेल तो 1,60,000 की है, ठीक है, और मैंने क्योंकि 2 लाख के, ठीक है, 1,60,000 की सेल है, मैंने 2 लाख का माल खरीदा था, तो मुझे तो भाई 40,000 का लॉस हो गया। यहाँ क्वेश्चन है मैंने माइनस ऐड कर दिया, यानी 40,000 का आपको लॉस हुआ है, 70,000 का प्रॉफिट, राइट। तो समझ आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, सम एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। कैन नॉट रिलेट डायरेक्टली can't relate directly to सेल। जैसे कि आप रेंट का एक्सपेंस करते हो, ठीक है ना, वो डायरेक्ट सेल से रिलेट नहीं कर सकते। आप सैलरी पे करते हो, उसको आप डायरेक्ट सेल से रिलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर बिजनेस ना किसी सीजन से रिलेट करता है या रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बिजनेस सीजन पे डिपेंड, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि सीजन पे डिपेंडेंट नहीं हो, हर बिजनेस सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस है गर्म कपड़ों का, वुलन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है ना। आप किस बिजनेस में हो, आप एक बिजनेस में हो, ठीक है। आपका जो बिजनेस है, कहाँ गया ये रहा, हाँ। आपका जो बिजनेस है ना, वो क्या है, वुलन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का है। आप गर्म कपड़े बनाते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैं बता रही हूँ वुलन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। तो जनरली इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो गर्मियों का सीजन होता है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। गर्मियों के सीजन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जितनी भी सेल होती है, अधिकतर जो सेल होती है वो विंटर सीजन में हो रही होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, तब भी ये कंपनी रेंट पे कर रही होगी ना अपने एम्प्लॉय को, तब भी ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही होगी, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल। सेल हो या ना हो, रेंट पे करना ही है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना ही करना है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं हर बिजनेसेस में जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल तो नहीं होते, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल तो नहीं होते, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ, हम पीरियड के बेसिस पे करते हैं। अगर वो अक्रू हो गए तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, रेंट का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस, ये कुछ एग्जाम्पल। चलो एक और एग्जाम्पल, ये जितने भी जो भी हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक साल के अंदर अंदर हम उनका बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट हम उसका कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी, एक मशीनरी खरीदी, राइट। और ये जो मशीनरी आपने खरीदी ना दोस्तों, ये मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, खरीदी 10 लाख रुपए की आप मशीनरी खरीद के लाए। अब जब ये 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीद के लाए तो ये मशीन तो चलेगी कम से कम, कुछ नहीं तो 10 साल चलेगी। अब विद, ठीक है, आप विद द इंटेंशन लाइफ कम से कम मशीनरी कितने साल चलेगी, इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स की लाइफ है, 10 साल तो चलेगी। अब जब ये 10 साल चलेगी तो आप मुझे एक बात बताओ,
क्या ये वाइज डिसीजन है कि पूरे के पूरे 10 लाख को रिकॉर्ड कर लूं एज अ एक्सपेंस, रिकॉर्ड करूं एज एक्सपेंस इन पीएनएल? नहीं, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमें वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं बुक्स में जिसका बेनिफिट हमने एक साल में कंज्यूम किया हो, उस पीरियड में कंज्यूम किया हो। क्या इस मशीनरी जिसकी लाइफ 10 साल है, मैं 10 साल तक इसका बेनिफिट कंज्यूम कर सकती हूँ, तो मैं क्या पूरा का पूरा एक्सपेंस जिस साल मैंने इसको खरीदा उस साल रिकॉर्ड कर सकती हूँ 10 लाख का? नहीं, नहीं कर सकती। इसीलिए डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट प्ले में आता है, और हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के रूप में जो एसेट की वैल्यू होती है उसको हर साल एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगी बुक में? 1 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लो। चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स spent 50,000 to buy merchandise. It is expense for generating revenue 60,000. सेकेंड एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का था, उन्होंने 16 लाख के एक्सपेंसेस किए, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर एनी asset use, देखो asset use it has a finite life to generate a benefit. हर किसी की क्या होती है, एक फाइनाइट लाइफ होती है। जैसे कि मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, उसकी फाइनाइट लाइफ थी 10 ईयर्स। सपोज मशीनरी परचेज की मिस्टर ए ने, थर्ड एग्जांपल में, वो 10 साल तक चलेगी। कितने साल तक चलेगी? 10 साल चलेगी। देन 10,000 इज द एक्सपेंस एवरी ईयर, तो क्या होगा? 10,000 हर साल का एक्सपेंस होगा। इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझाया है, रीड करोगे समझ में आएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, जो अब इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रही हूँ। कैश रिसीट में क्या होता है, अगर मैं अल्टरनेटिव एज पर कैश बेसिस करोगे तो कैश बेसिस से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? कैश जो आपको रिसीव हुआ है ना, कैश जो आपको रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कैश जो आपने पे किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको आप क्या कह देते हो? प्रॉफिट कह देते हो, राइट। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बुकिंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम कैश रिसिप्ट और पेड, ठीक है। जो टाइमिंग है रेवेन्यू और एक्सपेंस को बुक करने का, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है जो कैश आपने रिसीव किया या पे किया उससे। क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है जो आपने कैश रिसीव किया या पे किया उससे। कैसे हो सकता है? देखो, जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल था, आपको अगर याद हो मैंने आपको दिया था, चेंज कर लूँ मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। एक सेलर था, जिससे बायर उसके पास फ्रिज खरीदने गया था, राइट। और बायर ने उसको कितने रुपए दे दिए थे? 25,000 दे दिए थे। और सेलर ने कहा था कि, चलो मैं इसको ना एग्जाम्पल को थोड़ा सा, ठीक है। एक सेलर है, एक बायर है। बायर सेलर के पास गया, उसे फ्रिज खरीदना था, फ्रिज पसंद कर लिया उसने, मॉडल पसंद कर लिया। सेलर कहता है सर ये जो मॉडल का फ्रिज है ना, ये अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, ये जो रखा हुआ है ये तो एक डिस्प्ले पीस है, तो मैं ऑर्डर करूंगा कंपनी से, ये आएगा 2 दिन में और उसके बाद मैं आपको आपका डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो सेलर ने ये बात बायर से बोल दी। बायर ने कहा ठीक है, नो इशू, एक काम करो आप पेमेंट ले लो, आप मेरे तरफ से पेमेंट ले लो, और जब पैसा आ जाए फ्रिज आप मेरे घर पे डिलीवर कर देना। बायर क्या किया? बायर 25,000 की पेमेंट सेलर को करके चला गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, रेवेन्यू आप तब रिकॉर्ड करते हो जब, सेलर रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई हो। तो क्या यहाँ पे सेलर की ऑब्लिगेशन कंप्लीट हुई है? नहीं, सेलर की ऑब्लिगेशन कंप्लीट तब होगी जब वो फ्रिज डिलीवर कर देगा बायर को। तो यहाँ पे जो कैश मिला है ना, यहाँ पे जो कैश मिला है बायर को, यहाँ पे जो कैश मिला है बायर को, तो ये क्या है? यहाँ पे जो कैश मिला है बायर को, यहाँ बायर को कह रही हूँ, यहाँ पे जो एक कैश मिला है ना सेलर को, है ना, ये क्या है? ये एडवांस है, ये एडवांस है, एडवांस है, क्योंकि रेवेन्यू तो बुक कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेलर ने अपनी ऑब्लिगेशन बुक नहीं कर, पूरी नहीं करी है। तो ये जो एडवांस सेलर के पास आया है ना 25,000 रुपए का, ये सेलर की क्या है? ये सेलर की लाइबिलिटी है, क्योंकि भैया अभी तक उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है। जब तक आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो अब तक आपके पास क्या है? वो लाइबिलिटी है।
ठीक है, तो ये सी को देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है A liability is created when cash is received in advance. अगर कैश आपको एडवांस में रिसीव हो जाता है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। चलो अगला क्या कहता है, when cash received after revenue is booked। ठीक है, ठीक है, इसी एग्जांपल में क्या होता, मान लो ये एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, ठीक है ना, सेम एग्जांपल है, सेलर है और बायर है, अब फ्रिज हमारा वही 25,000 का है, राइट। बायर सेलर के पास जाता है, फ्रिज पसंद करता है, सेलर वही बात कहता है कि सर फ्रिज जो है ना वो 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद मैं डिलीवर कर दूंगा। बायर कहता है ठीक है 2 दिन बाद फ्रिज आएगा तो आप मुझे डिलीवर कर देना, राइट नाउ मैं आपको मैं आपको ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, बायर जाता है सेलर के पास, कहता है सर फ्रिज खरीदना है। ठीक है, बायर फ्रिज पसंद करता है, सेलर फ्रिज दिखाता है, बायर फ्रिज पसंद करता है, सेलर कहता है ठीक है। बायर कहता है काम करो मेरे घर पहुंचा दो, सेलर कहता है सर अब भी पहुंचा देता हूँ आधा घंटे में। बायर कहता है ठीक है, बायर क्या कहता है ठीक है आप पहुंचा दो और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं घर पहुंचा दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आपका बंदा जो घर छोड़ने आएगा। सेलर कहता है ठीक है, जो घर देने आए आप उसको पेमेंट कर देना और मैं को इन्फॉर्म कर देना। तो क्या है, और बोलता है कि सर क्योंकि 25,000 का फ्रिज है तो अभी मैं आपको पूरा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आपका जो बंदा मेरे घर फ्रिज देने आएगा मैं उसको 10,000 की पेमेंट कर दूंगा। कितने की पेमेंट कर दूंगा, 10,000 की पेमेंट कर दूंगा। तो बायर सेलर के पास गया, फ्रिज पसंद किया, सेलर ने आधे घंटे में फ्रिज बायर के घर पे पहुंचा दिया और बायर ने 10,000 रुपए जो बंदा आया था फ्रिज डिलीवर करने उसको दे दिया। अब सेलर को बायर से और कितने लेने, सेलर को बायर से 25,000 रुपीज और लेने, है ना। सेलर को बायर से कितने और रुपए लेने हैं, सेलर को बायर से 25,000 रुपीज और 15,000 रुपीज और लेने हैं। क्या लेने हैं, 15,000 रुपीज लेने हैं, लेना है 15,000। ये जो 15,000 है तो क्या तो सेलर की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, सेलर ने तुरंत हाथों हाथ फ्रिज पहुंचा दिया। ये जो 15,000 रुपए हैं जो कि कब रिसीव होंगे, आफ्टर रेवेन्यू इज बुक, क्योंकि रेवेन्यू तो सेलर बुक कर लेगा ना 25,000 का, उसकी ऑब्लिगेशन पूरी, उसने रेवेन्यू बुक कर लिया। ठीक है, तो ये जो 15,000 रुपए आपको बाद में होंगे, रिसीव होंगे, तो सेलर क्या कहेगा ये मेरी असेट है, मैंने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब ये मुझे मिलना है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए रिसीवेबल है, क्या है, रिसीवेबल है। तो सेलर इसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा एज अ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अगली चीज, अगला क्या है, व्हेन कैश पेड बिफोर एक्सपेंस इज बुक्ड। ठीक है, मैंने आपको भी एक रेंट का एग्जांपल दिया था, रेंट जनरली एडवांस में पे किया जाता है। ठीक है, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, आप एक्सपेंस उसको 30 अप्रैल को ही बुक कर सकते हो। जब एडवांस में आपने रेंट पे किया तो वो आपके लिए क्या हो गया, ट्रेड एडवांस हो गया, आपके लिए क्या हो गया, असेट हो गया, है ना, क्रिएट एन असेट कॉल्ड ट्रेड एडवांस। ठीक है, जैसे कि कुछ 11th-12th के स्टूडेंट को प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़ा होगा ना, तो प्रीपेड है ना भाई, आप 1 अप्रैल को पे कर रहे हो, पूरे महीने जब आप यूज करोगे तब जाके वो आपका एक्सपेंस होगा, तब जाके आप उसका बेनिफिट पूरा कंज्यूम कर पाओगे। 1 अप्रैल को वो आपके लिए क्या है, ट्रेड एडवांस है, 30 अप्रैल को आपके लिए बन जाएगा। फिर क्या है, व्हेन कैश पेड आफ्टर एक्सपेंस बुक्ड, एक्सपेंस बुक होने के बाद आप कैश पे कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है ना, हमारे जो रॉकी है, रॉकी भैया, वो बहुत अच्छे इंसान है। इधर लिखते हूँ यार, यहाँ पे चल नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैं बता रही, लास्ट वाला, जब आप कैश पे करते हो एक्सपेंस, हमारे जो रॉकी भैया हैं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे इंसान है कि इन्हें जिंदगी में कभी भी रेंट टाइम पे नहीं किया। ठीक है, तो इनके जो ओनर है, बिल्डिंग के इनके जो ओनर है वो बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, वैसे तो इनका रेंट ड्यू हो जाता है 1st ऑफ एवरी मंथ, क्या ना, 1 तारीख की, 1st डे ऑफ एवरी मंथ इनका रेंट ड्यू हो जाता है, 1st डे ऑफ एवरी मंथ ड्यू हो जाता है। एवरी मंथ ड्यू हो जाता है। लेकिन हमारे रॉकी भैया इतने अच्छे हैं कि इन्होंने कभी टाइम पे रेंट नहीं दिया। ये कहते हैं दे, ओनर आता है,
रेंट दे दो, रेंट दे दो, रेंट, पूरा महीना निकाल के इन्हें रेंट पे करना था 1 अप्रैल को, रेंट जाके पे करते हैं 5 मई को। 5 मई को ये जाके रेंट पे करते हैं, कब का? अप्रैल महीने का, अप्रैल मंथ का रेंट पे करते हैं जाकर 5 महीने को। एक्सपेंस तो बुक हो जाना था ना 30 अप्रैल को, उसके बाद कैश पे करते हैं आफ्टर एक्सपेंसेस बुक। तो भैया अब क्या होगा, क्या होगा, ये जो ओनर रहेगा ना, जिसको रेंट मिलना था, वो क्या रिकॉर्ड करेगा? वो इसको रिकॉर्ड करेगा एज ए लाइबिलिटी। कैसे रिकॉर्ड करेगा? सॉरी, ओनर थोड़ी ना, रॉकी भैया क्या करेंगे? रॉकी भैया को 30 अप्रैल को तो एक्सपेंस बुक करना था, ने 30 अप्रैल तक भी नहीं पे किया, जाके कब पे किया? 5 मई को। तो अभी 30 अप्रैल को इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनको पे करना था, इन्होंने पे नहीं किया। अगर आप एक्सपेंस पे करते हैं, अगर आप कैश पे करते हैं एक्सपेंस के बुक हो जाने के बाद, वो क्या होता है? वो होता है लाइबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंस कब बुक हो जाता? 1 अप्रैल को पे करना था, 1 अप्रैल को पे किया नहीं, 30 अप्रैल तक भी नहीं किया, 30 अप्रैल के बाद क्या हो गया? वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो व्हेन कैश पेड आफ्टर एक्सपेंसेस बुक्ड, गेट लाइबिलिटी ऑल पेबल और ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग। बहुत बड़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, हमने बहुत अच्छे से किया और हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया इसी में, पेरियोडिसिटी और अक्रूवल कॉन्सेप्ट में। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं 3 कवर कर लूं, बट नहीं हो पाया। आई होप कल हो जाए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हमारा थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट इतना लंबा नहीं है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी आई डोंट थिंक, हाँ इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा जल्दी कवर होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं इसी समय पर, ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर आप में से कोई मेरे से फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहता है तो प्लीज आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देती हूँ, ठीक है? ये है, अगर किसी को लेना हो, क्लासेस फेस टू फेस अवेलेबल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। चलिए।